नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण उपाध्याय और हम डिस्कस कर रहे हैं बोहर एटॉमिक मॉडल जो हमने कंप्लीट कर लिया है। बोहर एटॉमिक मॉडल को अब आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बोहर एटॉमिक मॉडल का आगे वाला पार्ट जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। वो भी बोहर नहीं दिया है, बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन किया है हाइड्रोजन के एटॉमिक स्पेक्ट्रा से। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा या कहें हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये शब्द आता है स्पेक्ट्रम। ये क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं? स्पेक्ट्रम होता है एक प्रिंट यानी किसी भी चीज़ का अगर हम प्रिंट ले लें तो उसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। जैसे लाइट है, सनलाइट है या ये लाइट है, इसका अगर हम प्रिज्म से लेके प्रिज्म में निकालेंगे, प्रिज्म से निकाल के इसे फैला देंगे, फैलाने के बाद जो प्रिंट आएगा इसका उसे हम कहेंगे लाइट का स्पेक्ट्रम। ठीक है, ऐसे ही बोहर ने लिया स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम सबसे पहले जान लीजिए कि दो तरीके के होते हैं, इमिशन और एब्जॉर्प्शन, है ना, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 होता है इमिशन स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। ठीक है, और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दो तरीके के स्पेक्ट्रम पाए जाते हैं। ठीक है, हिंदी में कहेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसे कहेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और इसे कहेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इन दोनों में क्या फर्क है? बहुत मामूली सा फर्क है। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि मान लीजिए हमने एक प्रिंट लिया। ठीक है, ये हमारी कोई शीट थी जिस पे हमने प्रिंट लिया। प्रिंट कैसे लेते हैं इसका, ये मान लीजिए कि जैसे ये हाइड्रोजन था हमारे पास। ठीक है, अब हाइड्रोजन जो सोर्स लेंगे उसमें से जो रेडिएशंस निकलेंगे, ये रेडिएशंस निकलेंगे। ठीक है, इन रेडिएशंस को आप प्रिज्म पे डालेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रिज्म इन्हें फैला देगा। जब प्रिज्म इन्हें फैला देगा तो इसका एक प्रिंट ले लेंगे हम किसी चीज पे, पर्दे पे या किसी चीज पे, वही पर्दा है ये। ठीक है, तो समझ रहे हो ना? नहीं दिख रहा है? फिर से देख लीजिए। मान लीजिए कि ये हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन एटम है, कोई सोर्स है, सोर्स से भाई रेडिएशंस निकलेंगे। रेडिएशंस मैं आपको बता चुका हूं कब निकलेंगे। कब निकलते हैं रेडिएशंस? जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है। ये बोहर का एजम्पशन है, पोस्टुलेट है। मैंने आपको बताया था ना कि जब मैंने आपको बताया, पूरी बात मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं कि इलेक्ट्रॉन अगर एक ही ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो वो ना किसी से एनर्जी लेते हैं ना किसी को एनर्जी देते हैं और अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, जिसे स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है। लेकिन जब उन्हें बाहर से एनर्जी मिल जाती है तो वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाते हैं, कुछ देर वहां रहते हैं और फिर जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में यानी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तो एनर्जी रेडिएट आउट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये वही वेव्स और रेडिएशंस हैं। अगर इन्हें हम किसी प्रिज्म पे लेके इनके स्पेक्ट्रम को किसी पर्दे पे ले लें तो ये वही पर्दा है। अब इसकी स्टडी की जाए तो हमें क्या मिलता है? मैं बात कर रहा हूं इमिशन स्पेक्ट्रम की। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो इमिशन स्पेक्ट्रम ही है। इसे आप नोट कर लीजिए कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है वो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है ना। ये एक नंबर आपका पक्का करा सकता है, यानी एक क्वेश्चन। तो हमें क्या मिला इमिशन स्पेक्ट्रम में? क्या मिलता है इमिशन स्पेक्ट्रम में? मिलता है ब्राइट लाइन्स। ये ब्राइट लाइन्स मिलेंगी आपको। ठीक है, एक पैटर्न के साथ मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि यही पैटर्न है, एक पैटर्न मिलेगा, कोई भी 2 पास में, कभी 3 पास में, और जो बीच में जो जगह है, इस पे मिलेगा डार्क बैकग्राउंड, है ना। काली पृष्ठभूमि पे चमकीली लाइंस मिलेंगी आपको। किसमें? इमिशन स्पेक्ट्रा में। ये बात लिख लीजिए आप कि बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा, यानी यहां पे डार्क बैंड मिलेंगे। ये जो है ना, ये डार्क बैंड है और ये ब्राइट बैंड है। ये फिर ब्राइट बैंड, फिर डार्क बैंड, मतलब डार्क बैंड मिलेंगे, ब्राइट लाइंस मिलेंगी। ये बात लिख लीजिए आप। बैंड जो होंगे, बैंड यानी चौड़े चौड़े, वो होंगे डार्क, और जो लाइंस होंगी वो तो लाइंस की तरह ही होंगी। तो ये है इमिशन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इसका जस्ट अपोजिट होता है।
अपोजिट यानी क्या, उसमें क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे फिगर बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक सिंगल कलर चौक है, अगर 2 कलर होते तो मैं आपको ज़्यादा आसानी से समझा सकता था। तो बस आप जो है एज्यूम कर लीजिए कि ये जो है ये डार्क है, ये जो मैंने लाइन्स खींची हैं इसे और तरीके से खींच देता हूँ, ठीक है। देखो ये जो है ये तो हैं आपके ब्राइट लाइंस, ठीक है, और इनके बीच में जो जगह है, ये वाली जो जगह है ये है डार्क बैंड्स, ठीक है। तो इमेजन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, ब्राइट लाइंस, डार्क जो है बैंड। इसका उल्टा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, उसमें क्या होगा, डार्क लाइंस होंगी, ठीक है, डार्क लाइंस होंगी और ब्राइट बैकग्राउंड होगी, यानी बैंड्स होंगे, समझ गए। ये उल्टा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इसमें क्या होता है, ब्राइट लाइंस होंगी, सॉरी ब्राइट तो जो है बैकग्राउंड होगा, बैंड होंगे, और डार्क लाइंस होंगी। फिर से देख लीजिए, इमेजन स्पेक्ट्रा में ब्राइट लाइन होंगी, चमकीली लाइन होंगी और डार्क बैंड्स होंगे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर ब्राइट बैंड होंगे और डार्क लाइंस होंगी, ठीक है। ये आपका 1 नंबर पक्का करा सकते हैं क्योंकि दे वो आपको कि बताइए कौन सा स्पेक्ट्रम है तो आप बता देंगे, ठीक है। तो समझ गए। अब आते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पे। मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा कैसा स्पेक्ट्रा है, इमेजन स्पेक्ट्रा है ना। तो मैं इसे बिठाता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या कहता है इमेजन स्पेक्ट्रा यानी हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। ओके, तो क्या है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। जब हाइड्रोजन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसके जो रेडिएशंस थे उनको जब स्टडी किया गया तो हमें एक स्पेक्ट्रा मिला, है ना। उस स्पेक्ट्रा की मैं यहाँ पे बता देता हूँ वो कैसा दिखा, उसके अंदर कौन कौन सी सीरीज थी। तो देखो, सबसे पहले हम बना लेते हैं एनर्जी स्टेट। तो ये है पहली एनर्जी स्टेट विच इज़ n = 1। फिर दूसरी एनर्जी स्टेट इससे बहुत बड़े गैप पे, फिर तीसरी एनर्जी स्टेट, फिर गैप कम होता चले जाएगा, चौथी और गैप कम कर दो, पांचवी और गैप कम कर दो, छठी और गैप कम कर दो, सातवीं और कम कर दो, आठवीं, जैसे एंड सो ऑन सो चलता रहेगा। n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, n = 6, 7, 8, ठीक है। ये गैप कैसे कम हो रहा है, हमारे पास जो फॉर्मूला है जो मैंने आपको कल बताया था, En दिख रहा है आपको, नहीं इधर लिख देता हूँ, En इधर लिख देता हूँ। En क्या था, माइनस के 13.6 z²/n²। जब n की वैल्यू आप रखते जाएंगे, जैसे 1 रख दिया, n की वैल्यू जब 1 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 13.6 EV में चल रहा है ये, ठीक है। और जब 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 3 4 12 3.2 समथिंग आ जाएगा, देख लेना कितना आ जाएगा, 12 1 16 4 3.4 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अब और करेंगे तो ये गैप और कम हो जाएगा, इसमें जब वैल्यू रखते जाएंगे तो ये गैप कम होता जाएगा। ये है एनर्जी स्टेट्स। फिर क्या देखा उन्होंने तो देखो, अब कैसे पता चलेगा इमिजन स्पेक्ट्रा का और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का। इमिजन का मतलब जो रेडिएट आउट करेगा, जब रेडिएट आउट करेगा तो ऊपर से नीचे आएगा, जाहिर सी बात है। एब्जॉर्प्शन में इसका उल्टा होगा, जब एनर्जी मिल जाएगी तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो हम पढ़ रहे हैं इमिजन स्पेक्ट्रा, इसका मतलब सारी लाइंस ऊपर से नीचे की तरफ आएंगी, ठीक है। तो देखो, जब कहीं से भी कोई किसी भी एनर्जी स्टेट से n = 1 में आ जाए, ठीक है, जैसे यहां से आ जाए या यहां से आ जाए या यहां से आ जाए या यहां से आ जाए, तो इन लाइनों को कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस और इस सीरीज को कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज, ठीक है। इन लाइनों को कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस और इस सीरीज को कहते हैं लाइमन सीरीज। ऐसे ही n = 2 पे जब आएंगी, मान लीजिए n = 2 ये है, इस पे अगर ऊपर से लाइंस आएंगी तो इसे कहते हैं, इस सीरीज को क्या, इसे कहेंगे स्पेक्ट्रल लाइंस और इस सीरीज को क्या कहेंगे, बामर सीरीज, लाइमन बामर। ऐसे ही n = 3 में जब आएंगी तो इसे क्या कहेंगे, पास्चन।
सीरीज, ठीक है। लाइमन, बामर, पास्चन, फिर ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री, ऐसे ही चलेंगी आगे। अब हम कहाँ तक पहुँच गए? लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ पे यानी यहाँ पे अभी छोटी होती चली जाएंगी क्योंकि एनर्जी गैप कम है, तो इसे कहेंगे ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। तो लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड, आपको तो बस इतने से ही काम करना है, पांचों से ही काम हो जाएगा आपका। हम्फ्री आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। फुंड सीरीज, हालांकि एक और सीरीज होती है विच इज, ऐसे आगे भी होती है, ये साइंटिस्टों के नाम पे हैं, इसे कहेंगे हम्फ्री, लिख लेना चाहो तो सीरीज, ठीक है। तो कोई भी सीरीज n इक्वल टू किसी से भी, इवन इन्फिनाइट से भी अगर 1 में आती है तो इसे कहेंगे लाइमन सीरीज, अगर 2 में आती है तो इसे कहेंगे बामर सीरीज, 3 में आती है तो पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए, है ना। अब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो कोई ना कोई तो रेडिएशन इमिट करेगा, तो उसकी कोई ना कोई वेवलेंथ होगी, कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी। उसे मेजर कैसे करेंगे? उसके लिए रिडबर्ग ने एक फॉर्मूला दिया है, जिसे कहते हैं रिडबर्ग्स फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ या वेव नंबर्स। उसे मैं आपको बताता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बहुत इजी है, इसी से आया है, रिडबर्ग का जो फॉर्मूला आया है वो इसी से आया है, एनर्जी से ही। तो फटाफट से ले लीजिए, मैं इसे मिटा के फिर आपको बताता हूं। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो रेडिएशंस हैं उनकी वेवलेंथ निकालने के लिए रिडबर्ग ने एक फॉर्मूला दिया है, बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है, रिडबर्ग्स फॉर्मूला। इसे हिंदी में भी रिडबर्ग ही कहेंगे, है ना, क्योंकि प्रॉपर नाउन है, सूत्र, ठीक है। तो क्या है? 1/λ इक्वल टू Z² RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। n1 n2 की वैल्यू आप जानते ही हैं, n1 यानी किस में से, हायर में से लोअर में, यानी हायर वाली n2 है, लोअर वाली n1 है, ठीक है। अगर 1/λ को क्या कहते हैं? वेव नंबर, तो वेव नंबर की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, ये इक्वल्स टू Z², वही है फॉर्मूला, तो सेम ही है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इससे आप किसी भी सीरीज का वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आपको जरूरत पड़ सकती है इस कांस्टेंट की, ये एक कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं इसे कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, इसे कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। अगर मीटर इनवर्स में करना है तो अपॉन 100 से, यानी 100 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.1 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये वैल्यू रख के आप जेड तो आप रख ही देंगे, कौन सा एटम है। अच्छा, अब एक चीज़ और आप नोट कर लीजिए कि जो पूरा हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है या ये वाला फॉर्मूला है, ये किसके लिए है? ये या तो हाइड्रोजन के लिए है, केवल हाइड्रोजन के लिए नहीं है, या तो हाइड्रोजन के लिए या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, यानी हाइड्रोजन के जैसे एटम्स होंगे। जैसे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में से 1 निकाल दो 1 बचेगा, है ना, लिथियम में से 2 निकाल दो 1 बचेगा, यानी ऐसे कर करके 1 इलेक्ट्रॉन, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जितनी भी हैं उन सबके लिए एलिजिबल है ये सारा बोहर का एटॉमिक मॉडल, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब कभी कभी एक क्वेश्चन और आ जाता है, तो मैं उसके लिए भी फॉर्मूला लिख देता हूं, टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस। जैसे अभी हम लाइंस बना रहे थे, लाइमन में बहुत सारी बन गई थी, फिर बामर में बहुत सारी बन गई थी, तो कैसे पता करेंगे? देखो, टोटल, इसका भी फॉर्मूला लिख लो आप, टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस। टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे काउंट करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, टोटल स्पेक्ट्रल लाइन, इसे आप टी लिख लो चाहो तो, है ना, TL, टोटल स्पेक्ट्रल लाइन इक्वल टू डेल्टा n प्लस 1/2, या -1 है, -1/2। डेल्टा n की वैल्यू कैसे निकलेगी? डेल्टा n इक्वल टू जो हायर वाली है उसमें से लोअर वाली घटा देनी है, ठीक है, n2 - n1।
जो हायर वाली है उसमें से लोअर वाली आपको घटा देनी है। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन 4 में से 1 में आ रहा है तो डेल्टा एन की वैल्यू कितनी हो गई, 4 में से 1 में आ रहा है तो 4 - 1 यानी 3 × 3 - 1 2/2 ऐसे करके आप कर लेंगे, है ना। तो ये है टोटल स्पेक्ट्रल लाइन के लिए फॉर्मूला, ये है रेडवर्स कांस्टेंट, इसके लिए फॉर्मूला बस। और एक और चीज़ रह गई है आपकी, जीमान इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट, वो तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो चलो मैं उन्हें और करा देता हूँ इसे मिटा के। तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये देखिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन इट मेक n = 4 to n = 1 ट्रांजिशन, यानी n = 4 से n = 1 में जब आ रहा है तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बतानी है। तो कैसे करेंगे, मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया है, टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस = डेल्टा n + 1/2, ठीक है। अब डेल्टा n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था, वेयर डेल्टा n = n2 - n1, तो रख दो n2 कितना है 4 माइनस n1 कितना है 1, कितना आ गया 3, डेल्टा n की वैल्यू कितनी आ गई 3, यहाँ रख दो तो 3, चलो TL लिख दो, टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस = 3 + 1/2 कितना हो गया 4, 12 6 आ गया। तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आएंगी 6 आएंगी, ठीक है। तो ऐसे होता है, इतने जो है वो बन सकते हैं टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस के, इतने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। जैसे 4 में से 1 में आ रहा है, फिर 3 में से 1 में आ रहा है, फिर 2 में से 1 में आ रहा है, 4 में से 3 में आ रहा है, 3 में से 2 में आ रहा है, 2 से 1 में तो आ ही चुका है, फिर 4 में से 2 में आ रहा है। ये सारी जैसे मान लीजिए कैसे ये 6 कैसे आ रही हैं, 1 2 3 4, ठीक है 4 ही है। वैसे तो मैंने ये गलत बना दिया है, बिल्कुल अगर सही बनाए तो पहली वाली के बीच गैप ज़्यादा होगा, दूसरी वाली के बीच कम होगा, है ना। पहली वाली के बीच गैप ज़्यादा होगा, दूसरी वाली के बीच गैप कम होगा और फिर और गैप कम हो जाएगा। तो कैसे बनेंगी, जैसे एक तो ये बन गई, दूसरी ये बन गई, तीसरी ये बन गई, 3 लाइन हो गई। फिर हो सकता है कि इसमें से इसमें कूदे और इसमें से इसमें कूदे, है ना। कितनी हो गई 3 और 2 5 और 1 रह गई ये वाली, 6 हो गई, ठीक है। तो इसलिए इसकी वैल्यू 6 आ रही है, तो आप इसे लिख लीजिए। टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस का ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा n + 1/2, है ना। अच्छा अब आगे बढ़ेंगे, इसे भी मिटा ही देता हूं मैं, इसीलिए वीडियो को पॉज करता हूं। हाँ, तो जीमान इफेक्ट बहुत छोटा सा है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, और स्टार्क इफेक्ट, जीमान इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। जीमान इफेक्ट क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ यानी टूटना, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें क्या है स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर लाइनें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर टूट रही हैं तो उसे कहेंगे स्टार्क इफेक्ट, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर टूट रही हैं तो उसे कहेंगे जीमान इफेक्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इवन ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर 2 फॉर्मूले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, रेडवर्क का और टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस का। 4 सीरीज हैं, वो आपको पता होनी चाहिए, छोटा सा है। कल की जो वीडियो है उसे हम लेके आएंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उस पर तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ साथ। तो ये और डी ब्रोगली वेवलेंथ के भी बहुत फॉर्मूले हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इन दोनों ही टॉपिक पे, तो ये दोनों आपके साथ करा दूंगा। और शायद कल जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पूरा खत्म कर देंगे, यानी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो टॉपिक है वो पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं तरुण उपाध्याय आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को, जहाँ पे डेली क्विज़ होती हैं, टेस्ट होते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। गुड बाय।